जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। आप सुबह सोकर उठते हैं, अपने घर के बाहर निकलते हैं। एक ऐसा घर, एक ऐसी जमीन जहां आपका परिवार और आपके पूर्वज हजारों सालों से रहते आए हैं। जी। और आप अचानक देखते हैं कि आपके दरवाजे पर एक विदेशी अधिकारी ने लकड़ी का एक नया बोर्ड ठोक दिया है, और उस बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा है विल्किंसनगंज। अरे बाप रे। मतलब हजारों साल की स्मृतियां, आपकी संस्कृति, आपकी पहचान, सब कुछ उस एक लकड़ी के टुकड़े और उस एक नए नाम के नीचे रातों रात दफन कर दिया गया। ये तो देखिए, ये किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही खौफनाक विचार हो सकता है। मतलब एक झटके में आपके पूरे इतिहास को मिटा देने की कोशिश। बिल्कुल। लेकिन सुनने वालों को मैं बता दूं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी या कोई डरावना विचार नहीं है। हाँ, एकदम सच है ये। हमारे देश के एक बहुत बड़े हिस्से के साथ इतिहास के एक कालखंड में ठीक ऐसा ही हुआ था। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम जिस इलाके को झारखंड के नाम से जानते हैं ना, उसकी कहानी महज एक नाम की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत गहरी कहानी है। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, कई पुराण है, दुनिया भर से आए यात्रियों के दस्तावेज हैं, मुगल दरबार के रिकॉर्ड्स हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कागजात शामिल हैं, वे सब मिलकर एक बेहद उलझी हुई पहेली बनाते हैं। और हमारा लक्ष्य आज इसी पहेली को सुलझाना है। जी, हमें ये समझना है कि समय, सत्ता और संस्कृति के बदलावों ने कैसे इस एक जमीन को अलग अलग चश्मों से देखा। मैं तो कहूंगी कि एक भूगोल की क्लास नहीं है, बल्कि एक तरह की भाषाई टाइम ट्रैवल है। एकदम सही कहा आपने। और ये यात्रा उन सभी लोगों के लिए बहुत ही आंखें खोलने वाली साबित होगी, जो ये मानते हैं कि नक्शे पर जो नाम आज लिखे हैं वे हमेशा से वैसे ही रहे होंगे। हाँ, लोगों को लगता है कि नाम बस रख दिए गए। वही तो, जब हम इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं ना, तो पता चलता है कि नामकरण की ये पूरी प्रक्रिया कितनी राजनीतिक और कितनी रणनीतिक होती है। तो चलिए इस भाषाई गुत्थी को इसके सबसे बुनियादी स्तर से खोलना शुरू करते हैं। अगर हम झारखंड के शाब्दिक अर्थ पर जाएं, तो ये बहुत सीधा और सरल लगता है। हाँ, 2 शब्दों से बना है। जी, स्रोतों के अनुसार झार का अर्थ होता है वन या घने जंगल, और खंड का अर्थ है भूभाग या जमीन का टुकड़ा, यानी वन प्रदेश। एकदम स्पष्ट है। लेकिन मेरी उलझन तब शुरू होती है जब मैं सबसे पुराने लिखित प्रमाणों की लिस्ट देखते हूँ। अच्छा, वहां क्या मिला आपको? देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र को पुंड या पुंड्र कहा गया है। वायु पुराण इसे मुरंड कहता है। हाँ, और विष्णु पुराण में इसके लिए मुंड शब्द इस्तेमाल हुआ है। वही तो। और भागवत पुराण इसे किक्कट प्रदेश बता रहा है। इसके आगे महाभारत का दिग्विजय पर्व भी है। हाँ हाँ, वहाँ क्या लिखा है? वहाँ इस क्षेत्र के लिए पशुभूमि और पुंडरीक देश जैसे नामों का इस्तेमाल किया गया है। तो यही वो बात है जो मुझे खटकती है। मतलब अगर इस जमीन का मूल चरित्र वन प्रदेश है, तो महाभारत का पशुभूमि कहना पूरी तरह से समझ में आता है। बिल्कुल तार्किक है ना? एक बहुत विशाल और घना जंगल है। प्राचीन काल की सेनाओं को हाथियों की जरूरत होती थी, तो जंगली जानवरों का वो एक प्राकृतिक घर रहा होगा। इसलिए जानवरों की जमीन या पशुभूमि कहना एकदम लॉजिकल है। जी। लेकिन ये किक्कट या मुरंड क्या है? मतलब एक ही जंगल के लिए पुराणों में इतने सारे अजीब और बिल्कुल अलग-अलग नाम क्यों दिए गए हैं? क्या वे लोग दिशाओं को लेके कंफ्यूज थे? नहीं, वे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थे। और मैं बता दूं कि वे एक ही जगह की बात कर रहे थे। तो फिर इतने नाम क्यों? इस विरोधाभास की जड़ में जाने के लिए हमें ये समझना होगा कि प्राचीन काल में जब ये ग्रंथ रचे जा रहे हैं ना, तब भूगोल का मतलब क्या होता था? का विस्तार गंगा के मैदानी इलाकों से पूरब की ओर हो रहा था, तो वे उन नए क्षेत्रों को अपने चश्मे से देख रहे थे। वे ऐसे लोगों के संपर्क में आ रहे थे जिनकी जीवन शैली और भाषाएं वैदिक संस्कृति से बिल्कुल अलग थीं। तो क्या वे इन नए नामों के जरिए उन अलग संस्कृतियों को एक तरह से लेबल कर रहे थे? एकदम सही पकड़ा आपने। जब भागवत पुराण इसे किक्कट प्रदेश कहता है, तो किक्कट कोई पेड़ या नदी का नाम नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये शब्द अक्सर उन कबीलों या जनजातियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो वैदिक कर्मकांडों का पालन नहीं करते थे। ओह, तो ये प्राचीन भारत का अपने एक तरीका था ये कहने का कि ये जमीन उनकी है जो हमसे अलग हैं। बिल्कुल, हम और वे के बीच का फर्क। और ठीक यही बात मुंड या मुरुंडा नामों के साथ भी लागू होती है। विष्णु पुराण वाला मुंड। जी, विष्णु पुराण का मुंड और वायु पुराण का मुरंड कोई रहस्यमयी शब्द नहीं है।
ये सीधे तौर पर वहां निवास करने वाली प्राचीन मुंडा और अन्य ऑस्ट्रो एशियाटिक जनजातियों की ओर इशारा करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। और सुनिए, जब हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं, जिसकी प्रयाग प्रशस्ति में इस इलाके को मुरुंड देश कहा गया है, तो वहां नजरिया पूरी तरह से राजनीतिक हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि समुद्रगुप्त एक सम्राट था। वो अपनी प्रशस्ति में ये नहीं लिखवा रहा था कि उस जमीन पर कितने पेड़ हैं। हाँ, उसे पेड़ों से क्या मतलब? बिल्कुल, वो तो दुनिया को ये बता रहा था कि उसने मुरुंड लोगों के इलाके को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया है, या उनसे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही गहरा विचार है। मतलब जमीन वही है, लेकिन राजा उसे अपने टैक्स के दस्तावेज के रूप में देख रहा है, ग्रंथकार उसे सांस्कृतिक भिन्नता के रूप में देख रहे हैं, और सेनापति उसे हाथियों के खजाने के रूप में देख रहा है। जी, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे एक ही इंसान को दफ्तर में उसके काम से बुलाया जाता हो, परिवार में उसके रिश्ते से, और दोस्तों के बीच किसी और ही निकनेम से पुकारा जाता हो। एकदम सटीक तुलना है ये। और मजे की बात यह है कि ये चीज सिर्फ भारतीय शासकों या ग्रंथकारों तक सीमित नहीं थी। हाँ, भारतीय नजरिए से तो हम समझ गए कि उनका कोई न कोई राजनीतिक या सांस्कृतिक एजेंडा था, लेकिन मेरी उत्सुकता अब उन लोगों को लेकर है जो बाहर से आए, विदेशी यात्री। हाँ, जरा सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति इस घने जंगल में कदम रखता है जिसे न तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कुछ पता है, न मुंडा जनजातियों का इतिहास पता है, और न ही वो यहाँ की भाषा का एक भी शब्द बोल सकता है। सही बात है। तो जब ऐसे विदेशी यात्री दूसरे महाद्वीपों से यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने इस जमीन को कैसे पुकारा? देखिए, जब हम विदेशी यात्रियों के वृत्तांत देखते हैं ना, तो नामकरण के इतिहास में एक पूरा नया चैप्टर खुल जाता है। अच्छा, जैसे कि? उदाहरण के लिए, महान मिस्र यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलमी ने जब भारत का विवरण दिया, तो उसने इस क्षेत्र को मुंडल शब्द से संबोधित किया। मुंडल। ये तो सुनकर ये लगता है कि ये मुंड या मुंडा जनजाति का ही कोई बिगड़ा हुआ रूप है। बिल्कुल। मतलब टॉलमी ने स्थानीय लोगों को कोई शब्द बोलते हुए सुना होगा, और उसे अपनी भाषा में जो समझ आया उसने बस वो लिख दिया। जी, ये तो ध्वनियों का स्वाभाविक लेन देन लगता है। टॉलमी के मामले में ये बहुत साफ है। हाँ। लेकिन जब हम चीनी यात्रियों के दस्तावेजों की तरफ बढ़ते हैं, तो ये भाषाई लेन देन बहुत ही अजीब और काफी जटिल हो जाता है। वो कैसे? चीनी यात्रियों ने क्या कहा? फाहियान ने जब अपनी यात्रा का वर्णन किया, तो उन्होंने इस छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए कुक्कुटलाड शब्द का इस्तेमाल किया। कुक्कुटलाड? हाँ, और फिर 7वीं सदी में चीनी यात्री हुएनसांग आते हैं। स्रोतों के अनुसार हुएनसांग ने इस इलाके के लिए जो नाम इस्तेमाल किया, वो तो इतना लंबा है कि उसे एक सांस में बोलना मुश्किल है। अरे, ऐसा क्या नाम था? उन्होंने इसे कहा कीलोना सुफालाना। क्या? कीलोना सुफालाना? जी हाँ, और इसके अलावा उन्होंने इसे कर्ण सुवर्ण भी कहा। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ एक गंभीर शंका हो रही है। बताइए। जब हुएनसांग कीलोना सुफालाना जैसा कुछ अपनी चीनी पांडुलिपि में लिखते हैं, तो हमारे आज के इतिहासकारों को इतने पक्के तौर पर कैसे पता चलता है कि वो इसी झारखंड या छोटा नागपुर इलाके की बात कर रहे हैं? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। मतलब ये कीलोना सुफालाना नाम तो धरती के किसी भी हिस्से का हो सकता है ना? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी विदेशी और बेहद जटिल डिश का नाम बोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं आपकी शंका समझ सकता हूँ, लेकिन देखिए, इतिहासकार सिर्फ ध्वनियों या शब्दों के भरोसे नहीं बैठते। हुएनसांग बहुत ही अनुशासित यात्री थे। अच्छा, उन्होंने कुछ और भी लिखा था? जी, उन्होंने सिर्फ नाम नहीं लिखे, उन्होंने दिशाएं और दूरियां भी बहुत बारीकी से दर्ज की। वो लिखते हैं कि फलां प्रसिद्ध बौद्ध विहार से इतनी ली, जो कि चीनी दूरी मापने की इकाई है, दक्षिण पूर्व की ओर चलने पर यह राज्य आता है। ओह, तो उन्होंने पूरा रूट मैप दिया था। बिल्कुल। और जब आज के भूगोलवेत्ता उन दिशाओं और उस गणित को भारत के नक्शे पर रखते हैं, तो वो रास्ता सटीक रूप से इसी इलाके पर आकर खत्म होता है। अच्छा, तो ये प्राचीन काल के जीपीएस को डिकोड करने जैसा काम है? एकदम सही। दूरी और दिशा से जगह तय हो गई, लेकिन फिर भी स्थानीय ध्वनियां चीनी भाषा में जाकर इतनी अजीब क्यों बन गई? इसे आप एक तरह के भाषाई टेलीफोन गेम की तरह समझ सकती हैं। भाषाई टेलीफोन गेम? हाँ, चीनी भाषा की अपनी एक विशिष्ट ध्वन्यात्मक संरचना है। वहां संस्कृत या प्राकृत जैसे संयुक्त व्यंजन या भारी ध्वनियां नहीं होती। समझ रही हूँ। तो जब कर्ण सुवर्ण जैसे भारी शब्द को कोई चीनी यात्री सुनता है और फिर उसे अपनी भाषा के सीमित अक्षरों में लिखने की कोशिश करता है, तो वो टूटकर कीलोनासु फलाना बन जाता है। अच्छा, अब समझ आया। और हुएनसांग ने राजमहल क्षेत्र की पहाड़ियों के लिए भी ऐसा ही एक शब्द इस्तेमाल किया था, कि चिंकाई लाओ। की चिंकाई लाओ। और इसी पहाड़ी अंचल के लिए स्रोतों में एक और बहुत ही खूबसूरत नाम मिलता है, दामिने को।
हाँ, ये नाम बाद के कालखंड का है, जब इस क्षेत्र में फारसी और अरबी शब्दावली का प्रभाव पड़ने लगा था। जी। दामीन का अर्थ होता है आंचल या तलहटी, है ना? बिल्कुल। और कोह का मतलब है पहाड़, तो दामिनी कोह का पूरा अर्थ हुआ पहाड़ों का आंचल। पहाड़ों का आंचल, मतलब ये नाम अपने आप में कितना काव्यात्मक है ना? इससे ये भी साबित होता है कि चाहे कोई चीनी यात्री हो या बाद के फारसी बोलने वाले लोग, बाहर से आने वाले हर इंसान पर इस इलाके की भौगोलिक भव्यता और इसके दुर्गम जंगलों का इतना गहरा असर था कि वो इसी प्रकृति को इसकी असली पहचान मान रहे थे। एकदम सही बात है। और प्राकृतिक पहचान का यही असर हमें आगे चलकर साहित्य में भी दिखाई देता है। जी। विदेशी यात्रियों से आगे बढ़कर जब हम पूर्व मध्यकालीन भारतीय संस्कृत साहित्य की तरफ देखते हैं, तो वहां छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया है। लेकिन इन सब नामों के बीच ऐतिहासिक दस्तावेजों में सबसे बड़ी घटना 13वीं शताब्दी में घटती है। जी हाँ, 13वीं शताब्दी का वो प्रसिद्ध ताम्रपत्र या कॉपर प्लेट, मेरे लिए तो स्रोतों का सबसे अहम हिस्सा यही था। बिल्कुल, वो एक टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि इतने सारे नामों के भंवर जाल के बाद लिखित इतिहास में पहली बार इसी ताम्रपत्र पर झारखंड शब्द एकदम स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है। जी। और ये इस बात का सबूत है कि ये शब्द उस समय तक लोक व्यवहार में इतना मजबूत हो चुका था कि उसे सरकारी तौर पर धातु की प्लेट पर उकेरा जाने लगा था। हाँ, लोग उसे उसी नाम से जानने लगे थे। लेकिन कहानियां सीधे आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि इसके तुरंत बाद मुगल सत्ता का विस्तार होता है और नाम बदलने का ये खेल एक बार फिर शुरू हो जाता है। मुगलों के आने के बाद तो नजरिया फिर से पूरी तरह से बदल गया था। तो मुगलों ने इसे क्या पुकारा? स्रोतों के अनुसार मुगल काल में ये पूरा झारखंड क्षेत्र खुखरा, कोकरा या खोखरा के नाम से जाना जाने लगा। जी बिल्कुल। अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी में इस प्रदेश को कोकरा और खंकारा कहा है। और जहांगीर का भी तो जिक्र आता है स्रोतों में। हाँ, मुगल सम्राट जहांगीर इस इलाके में गहरी दिलचस्पी रखता था और उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में इसके लिए खोखरा शब्द का ही प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ रुककर एक बहुत ही बड़े विरोधाभास पर ध्यान देना जरूरी है। मतलब मुगल काल का ये हिस्सा नामों की दोहरी राजनीति को उजागर करता है। बिल्कुल, और वो विरोधाभास मुझे भी बहुत हैरान करता है। हाँ। मतलब एक तरफ आपका पूरा मुगल प्रशासन जो जमीन का हिसाब रखता है, वो इस इलाके को खुखरा या कोकरा कह रहा है। जी। लेकिन दूसरी तरफ उसी दौर में उसी अबुल फजल ने, जिसने आईने अकबरी में इसे खोखरा कहा था, अपने दूसरे ग्रंथ अकबरनामा में इसी छोटा नागपुर क्षेत्र को स्पष्ट रूप से झारखंड कहा है। सही कहा आपने। और सिर्फ अबुल फजल ही नहीं, शम्से सिराज, अफीफ, सलीमुल्लाह और गुलाम हुसैन जैसे तत्कालीन फारसी इतिहासकारों ने भी अपने ग्रंथों में झारखंड का ही उल्लेख किया है। और बात सिर्फ इतिहासकारों तक सीमित नहीं है, उसी दौर के महान संतों और कवियों को देखिए आप। हाँ, संत कबीरदास के दोहों में झारखंड शब्द मौजूद है और मल्लिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में भी झारखंड का ही प्रयोग किया है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर एक ही समय में प्रशासन और साहित्य के बीच नामों की ये समानांतर लड़ाई क्यों चल रही थी? प्रशासन खोखरा पर क्यों अड़ा था, जबकि बाकी लोग इसे झारखंड कह रहे थे? देखिए, इस सवाल का जवाब सत्ता और जमीन के रिश्ते में छिपा है। अच्छा। मुगल प्रशासन इस इलाके की सांस्कृतिक गहराई या इसके जंगलों की सुंदरता से कोई मतलब नहीं रखता था। उनका मुख्य उद्देश्य था बस कंट्रोल और रेवेन्यू। यानी टैक्स। हाँ, उन्हें इस इलाके की नदियों, विशेषकर शंख नदी से मिलने वाले हीरों में दिलचस्पी थी। ओ, हीरे? जी। तो खोखरा या कोकरा संभवतः किसी एक स्थानीय प्रभावशाली कबीले या राजवंश के क्षेत्र का नाम था, जिसे मुगलों ने अपनी सुविधा के लिए पूरे इलाके पर चस्पा कर दिया था। अच्छा, तो उन्होंने एक छोटे हिस्से के नाम को पूरे इलाके का नाम बना दिया? बिल्कुल। उनके लिए केवल एक टैक्स जोन था, मतलब एक ऐसा फोल्डर जहां से उन्हें पैसा और संसाधन निकालने थे। यानी उनकी नजर में जमीन की कोई अपनी आत्मा नहीं थी, वो बस एक खाता बही का पन्ना था। ठीक है आपने। लेकिन जब कबीर अपने दोहे रच रहे थे या जब जायसी पद्मावत लिख रहे थे, तो वे खाता बही नहीं देख रहे थे। हाँ, वे तो कवि थे। वे उस जमीन की असली धड़कन को महसूस कर रहे थे। वे देख रहे थे कि इस इलाके की मूल पहचान इसकी वन संपदा, इसके पहाड़ और इसकी प्रकृति है। और आम जनमानस भी इस जगह को वन प्रदेश यानी झारखंड के रूप में ही जानता था। साहित्य और लोक स्मृति हमेशा सरकारी फरमानों से कहीं ज्यादा सच बोलते हैं।
बहुत सही बात कही आपने। प्रशासन लाख खोखरा कहता रहे, लेकिन लोगों की जुबान पर झारखंड था और इसीलिए ये शब्द जिंदा रहा। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। सत्ता की फाइलें एक दिन धूल खा जाती हैं, लेकिन कविताएं और लोक कथाएं जिंदा रहती हैं। बिल्कुल। ये तो बात हुई मुगल प्रशासन की, जहां नाम केवल राजस्व के लिए बदला गया। लेकिन इसके बाद जब मुगलों का पतन हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, तब जो हुआ वो तो राजस्व से भी आगे की चीज थी। अंग्रेजों ने तो नामकरण को एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, औपनिवेशिक दौर में नामों का ये खेल बहुत आक्रामक और क्रूर हो गया था। 1765 से 1834 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इस क्षेत्र को एक नया और रूखा सा नाम दिया गया, नागपुर या छोटा नागपुर। लेकिन बात यही नहीं रुकी ना। नहीं, आगे और भी हुआ। स्रोतों के अनुसार 1833 ईस्वी में अंग्रेजों ने साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना की और इसके मुख्यालय को जो नाम दिया गया वो हमारी चर्चा की शुरुआत वाला बिंदु है। हाँ, वही नाम। इसका नाम रखा गया विल्किंसनगंज या किसुनपुर। मतलब जो जगह बाद में रांची के नाम से जानी गई, उसे रातों रात विल्किंसनगंज बना दिया गया। और ये नाम कैप्टन थॉमस विल्किंसन के नाम पर रखा जाता। और यही बात मुझे बहुत ज्यादा चुभती है। अब जरा विचार कीजिए, हजारों साल का इतिहास, वो जमीन जो कभी पुंड थी, कभी कलिंद देश, कभी किक्कट, कभी दामिने कोह, तो कभी मुगलों का खोखरा और कबीर का झारखंड। जी। इतने सारे अर्थ, इतनी सारी सांस्कृतिक परतें, और अचानक 7 समंदर पार से आया एक अफसर वहां अपना तंबू गाड़ता है और कहता है कि आज से ये जगह विल्किंसनगंज है। मतलब ये तो एक तरह की बौद्धिक और सांस्कृतिक हिंसा है। देखिए, आपकी ये आपत्ति बिल्कुल जायज है और यही औपनिवेशिक मानसिकता का असली चेहरा है। हाँ। उपनिवेशवाद केवल खनिजों, कोयले या जंगलों की चोरी नहीं करता, वो सबसे पहले आपकी स्मृतियों और आपकी पहचान की चोरी करता है। सही कहा। जब ब्रिटिश सत्ता किसी प्राचीन जमीन का नाम मिटाकर उस पर एक अंग्रेज अफसर का नाम थोपती है, तो वो दरअसल वहां के लोगों से कह रही होती है कि तुम्हारा अपना कोई इतिहास नहीं है, तुम्हारी कहानी आज से शुरू होती है और हमारे नाम से शुरू होती है। बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा दबदबा बनाना हुआ। जी। विल्किंसनगंज कोई सुविधा के लिए रखा गया नाम नहीं था, वो सत्ता का एक स्पष्ट और क्रूर शक्ति प्रदर्शन था। और ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ रांची तक सीमित नहीं था। स्रोतों में संथाल परगना का भी जिक्र है। हाँ, वहां क्या हुआ था? प्राचीन काल में जिसे नरीखंड और बाद में कांकजोल कहा गया, उसकी भी पूरी ऐतिहासिक पहचान को अंग्रेजी प्रशासन ने अपने सांचों में ढालने की कोशिश की। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि अंग्रेजों के दौर में भी दुनिया भर की नजरें इस इलाके से हटी नहीं थीं। जी हाँ, अगर हम इस दौर के अन्य यात्रियों को देखें तो चीनी यात्री युआन चांग के बाद के कालखंडों में मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान भी कई लोग यहाँ आए। कौन कौन? ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ, मुल्ला बहबहानी और यहाँ तक कि ब्रिटिश बिशप हीबर ने भी छोटा नागपुर और राजमहल की यात्रा की। अच्छा। उनके यात्रा वृत्तांत बताते हैं कि ये क्षेत्र ग्लोबल लेवल पर कितना महत्वपूर्ण और रहस्यमय बना हुआ था। इतने सारे यात्री, इतने सारे विदेशी अफसर, इतनी सारी सत्ताएं, सबने अपने अपने नजरिए से जमीन को देखा, इसे अपने मतलब के नाम दिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी राहत की बात क्या है जानते? क्या? ये कि बाहर से थोपे गए नाम अपनी मौत खुद मर गए। एकदम सही बात है। विल्किंसनगंज इतिहास के कूड़ेदान में चला गया। हाँ। मुगलों का खोखरा भी फाइलों में दब कर रह गया, लेकिन जो नाम टिके रहे वे थे रांची और झारखंड। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और गहरा निष्कर्ष है। आप सत्ता के नक्शे में नक्शे बदल सकते हैं, आप कागजों में जमीन का नाम बदल सकते हैं, लेकिन जमीन अपना असली नाम खुद तय करती है। बिल्कुल तय करती है। और वो असली नाम हमेशा वही होता है जो वहां की मिट्टी, वहां के पेड़ों और वहां के मूल निवासियों की सामूहिक स्मृति में रचा बसा होता है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश जरूर है, लेकिन इसका ऐतिहासिक अर्थ है अस्तित्व और प्रतिरोध की ताकत। बहुत खूब कहा आपने। इस पूरी यात्रा ने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमने ऐत्रेय ब्राह्मण के पुंड और वायु पुराण के मुरंड से शुरू करके ये समझा कि कैसे आर्यों ने अपनी सांस्कृतिक भिन्नता को इन नामों में पिरोया। जी। हमने चीनी यात्री ह्वेनसांग के उस जटिल भाषाई टेलीफोन गेम को डिकोड किया जिससे की लोना सुफलाना बना। हाँ, वो तो बहुत ही अजीब नाम था। और हमने देखा कि कैसे मुगलों के टैक्स रिकॉर्ड वाले खोखरा के बरक्स, कबीर और जायसी का झारखंड लोकमानस में धड़कता रहा। और अंततः हमने अंग्रेजों के शक्ति प्रदर्शन वाले
विल्किंसनगंज को धूल में मिलते देखा। बिल्कुल। ये सब साबित करता है कि कोई भी नाम केवल कागज पर लिखी गई शाही या अक्षरों का समूह नहीं होता। वो अपने भीतर सदियों का इतिहास, राजनीति, सांस्कृतिक संघर्ष और भूगोल की पूरी कहानी समेटे रहता है। और इसीलिए इस चर्चा को सुन रहे सभी लोगों के लिए मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा विचार जो शायद आपको अपने ही आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। बताइए वो विचार क्या है? आज हमने देखा कि कैसे बाहर से आने वाले हर शासक, हर विदेशी यात्री या हर प्रशासक ने अपनी सुविधा और अपने एजेंडे के अनुसार इस जमीन को एक नया नाम दिया। तो जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए जी। आज आप जिस शहर, जिस कस्बे या जिस गांव में बैठकर ये सब सुन रहे हैं, उसका वर्तमान नाम क्या है? और क्या वो आधुनिक नाम अपने भीतर कुछ छिपा रहा है? क्या कि अपने इलाके के इस नए नाम के नीचे कोई पुराना, सदियों से दबा हुआ वन प्रदेश, कोई भूली बिसरी जनजाति की कहानी या कोई ऐसी प्राचीन सांस्कृतिक पहचान दबी पड़ी है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है? अरे बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है। अगली बार जब सुनने वाले अपने शहर के किसी पुराने चौराहे, किसी रेलवे स्टेशन या किसी सरकारी इमारत का नाम पढ़ेंगे तो ये सवाल खुद से जरूर पूछेंगे, ये नाम यहाँ तक कैसे पहुंचा? बिल्कुल पूछना चाहिए। और इसने रास्ते में किन किन कहानियों को निगला है?